Hello students, welcome to AS Tutorials. Today we are going to start Geography, Chapter 1, Resource and Development. So students, हम लोगों ने रिसोर्स के बारे में अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, करेक्ट। हम लोगों ने 5th-6th स्टैंडर्ड से रिसोर्स वर्ड जो है वो सुना है एंड इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने स्टडी भी की है। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़े हैं एंड ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। सो यहाँ पर भी हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे रिसोर्स का, देन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे एंड देन वी विल सी दैट हाउ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ये दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट विद द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स। अब तक हम लोगों ने बचपन में जो डेफिनेशंस पढ़े हैं रिसोर्स के, सो प्रोबेबली हमारे डेफिनेशंस क्या होते हैं रिसोर्स के, दैट कोई भी चीज़ जो नेचर में अवेलेबल है और जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है, दैट इज़ एनीथिंग अवेलेबल इन द नेचर दैट कैन सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, उसको हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं, करेक्ट। अब तक हम लोगों ने यही डेफिनेशन में पढ़ा है, बट यहाँ पर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे ऑफ द रिसोर्स। सो लेट्स सी कि क्या है डेफिनेशन। सी एक एक वर्ड बहुत ध्यान से सुनना है। हम everything available in our environment which can be used to satisfy our needs। यहाँ तक तो हम लोगों ने बचपन में भी पढ़ा है दैट कोई भी चीज़ एनवायरनमेंट में नेचर में अवेलेबल है एंड जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है वो रिसोर्स है, करेक्ट। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, बट यहाँ पे एडिशनल चीज़ें दी है। क्या क्या एडिशनल है? पहला, प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। क्या बोला हुआ है यहाँ पे? दैट कोई भी चीज़ जो नेचर में अवेलेबल है, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है, प्लस जिसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है। समझ आया क्या बोला मैंने यहाँ पे? जिसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है, करेक्ट। टेक्नोलॉजी है तो वो मटीरियल रिसोर्स है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो हमें पता है कि ये रिसोर्स बन सकता है, लेकिन जब तक टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तब तक वो रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। समझ आया क्या बोला? दैट कोई भी चीज़ जो नेचर में अवेलेबल है उसमें उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। इफ़ टेक्नोलॉजी है तो हम उसको रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ क्या रिक्वायर्ड है? इट शुड बी इकोनॉमिकली फिजिबल। कोई भी चीज़ अगर हमारे पास सपोज मटेरियल है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, टेक्नोलॉजी या फिर रिसोर्स लिमिटेड है, मटेरियल लिमिटेड है, या फिर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो उसको हम रिसोर्स नहीं कह सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। कॉमन लोग उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। इफ़ दे आर नॉट एबल टू यूज़ इट तो उनकी नीड्स भी सेटिस्फाई नहीं होंगी। इफ़ नीड सेटिस्फाई नहीं होंगी तो हम उसको रिसोर्स का टर्म नहीं दे सकते। सो सेकेंड चीज़, किसी भी मटेरियल को रिसोर्स बनने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? दैट इट शुड बी इकोनॉमिकली फिजिबल। पहला क्या चाहिए हमको? दैट देयर शुड बी द टेक्नोलॉजी। दूसरा क्या बोला हुआ है यहाँ पे? दैट इट शुड बी इकोनॉमिकल। तीसरा क्या बोला हुआ है? इट शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल। दैट इज़ द सोसाइटी वेयर वी लिव इन, वो लोग इसको एज रिसोर्स एक्सेप्ट करने चाहिए तो ही हम इसको रिसोर्स में काउंट कर सकते हैं। हिटिंग अगर जिस प्लेस पे हम रह रहे हैं पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग, द कल्चर इज़ अगेंस्ट इट, तो भी वो रिसोर्स में टर्म नहीं हो सकता। क्लियर? सो ये डेफिनेशन से हमको क्या क्या चीज़ें समझ में आई? दैट किसी भी चीज़ को अगर रिसोर्स बनना है तो इट शुड सेटिस्फाई आवर नीड्स, ये पहली नेसेसिटी है। दूसरा क्या बोला हुआ है यहाँ पे? दैट देयर शुड बी टेक्नोलॉजी, करेक्ट। टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम उसको रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दूसरा क्या बोला है? इट शुड बी इकोनॉमिकली फिजिबल, दैट इज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, एंड इट शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल। अगर ये तीनों चीज़ है तो हम उसको क्या बोलेंगे? वी कैन टर्म दैट मटीरियल एज रिसोर्स। क्लियर? क्या बोला हुआ है यहाँ पे? रिपीट करो मेरे साथ में। Everything that is available in the nature which can satisfy our needs, provided technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable। अगर ये सब प्रेजेंट है, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है
तो ही हम किसी भी मटेरियल को क्या कहेंगे, दैट इट इज़ अ रिसोर्स। समझ आया क्या बोला है यहाँ पे, दैट दिस थिंग शुड बी प्रेजेंट, तो ही हम बोलेंगे दैट द मटेरियल इज़ अ रिसोर्स। ओके, अब यहाँ पे हमें बताया है कि देर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट दैट इज़ नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूट्स। ये सब जो है वो किससे रिलेटेड है, ह्यूमन से रिलेटेड है। ये सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। यहाँ पे हमें बताया है कि कैसे दिस थिंग्स आर इंटरडिपेंडेंट। सो लेट्स सी, the process of transformation of things available in our environment involves an interdependent relationship between nature, technology, and institutions. Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. See क्या बोला हुआ है यहाँ पे, that nature, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूट्स, ये तीनों चीज़ें जो है वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। अब इसमें मेन रोल कौन प्ले करता है, ह्यूमन बीइंग, करेक्ट, बिकॉज अगर ह्यूमन बीइंग नहीं होगा तो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होगी, टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होगी तो हम किसी भी चीज़ को रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, करेक्ट। सो ह्यूमन बीइंग जो है वो इन सब का एक लिंक है, हम ऐसा कह सकते हैं दैट ह्यूमन बीइंग क्या करता है, इट इंटरैक्ट विथ नेचर, नेचर से रिसोर्सेज हम लेते हैं, नेचर से मटेरियल हम लेते हैं, हम टेक्नोलॉजी क्रिएट करते हैं, देन उसके बाद हम इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं एंड देन कंट्री का ग्रोथ करते हैं। गेटिंग, मतलब नेचर को यूज़ करके, जो भी रिसोर्सेज है उनको यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, बाय यूजिंग द रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम क्या करते हैं, हम कंट्री का ग्रोथ करते हैं। समझ आए, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, ह्यूमन बीइंग प्ले करता है। ओके, do you think that resources are free gifts of nature as it assumed by many? They are not. Resources are the function of human activities. Human beings themselves are essential component of resources. They transform material available in our environment into resource and use them. सी क्या बोला हुआ है यहाँ पे, दैट बहुत से लोग बोलते हैं ना कि रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। सो वो गलत है, रिसोर्सेज आर नॉट द फ्री गिफ्ट। वी कैन से दैट जिन मटीरियल को यूज़ करके हम रिसोर्स बनाते हैं वो हमें नेचर से मिलते हैं। समझ आया क्या बोला, ध्यान दो, मटेरियल एंड रिसोर्सेज में डिफरेंस है। मटेरियल कोई भी चीज़ जो नेचर में प्रेजेंट है वो मटेरियल है, और जिस मटेरियल को यूज़ करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो क्या है, रिसोर्स है। बिना टेक्नोलॉजी कोई भी मटेरियल रिसोर्स नहीं बन सकता है। सो अगर कोई बोले दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट, तो नो, मटेरियल्स आर द गिफ्ट ऑफ नेचर एंड ह्यूमन क्या करता है, अपने इंटेलिजेंस से हम टेक्नोलॉजी बनाते हैं, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम मटेरियल्स को रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। देखो यहाँ पे यही दिया हुआ है, रिसोर्सेज आर नॉट द फ्री गिफ्ट, रिसोर्सेज आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। करेक्ट, रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। हम क्या करते हैं, दे मतलब ह्यूमन्स, humans transform material available in our environment into resource and use them. humans क्या करते हैं, जो भी मटेरियल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उस मटेरियल को यूज़ करके हम लोग रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज़ टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या करते हैं, उन मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू रिसोर्स एंड देन उसको हम यूज़ करते हैं। दिस रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। नाउ यहाँ पे डिफरेंट बेसिस दिया हुआ है रिसोर्स क्लासिफिकेशन का। पहला, ओरिजिन के बेसिस पर। किसके बेसिस पर, ओरिजिन के बेसिस पर। ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे सिर्फ नाम दिए हुए हैं हमें। पहला कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, सो अभी सिर्फ नाम देखते हैं। On the basis of ownership, individual, community, national and international, and fourth है on the basis of status of development, potential, developed, stock and reserves. So यहाँ पे हम लोगों को ये पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, that resources are not the free gift of nature,
मटीरियल्स हमें नेचर से मिलते हैं, उन मटीरियल्स को यूज़ करने के लिए ह्यूमंस टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू रिसोर्सेज कन्वर्ट होते हैं, मतलब मटीरियल्स गेट कन्वर्टेड इनटू रिसोर्सेज। सो यहाँ पे मेन रोल कौन प्ले कर रहा है? ह्यूमंस। अगर ह्यूमंस नहीं होंगे तो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होगी, एंड इफ टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होगी तो कोई भी मटीरियल रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्लियर? अभी यहाँ पे हमें डिफरेंट बेसिस पर दिया था, तो टोटल 4 बेसिस है जिस पर रिसोर्सेज क्लासिफाई होते हैं। ओरिजिन के बेसिस पर रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज बायोटिक एंड अबायोटिक। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ओनरशिप के बेसिस पर रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इस पर रिसोर्सेज 4 पार्ट में क्लासिफाइड है: पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स। अच्छा, याद रखना ये वाला जो क्वेश्चन है ना, या तो एग्जाम में पूछते ही नहीं है या फिर 5 मार्क्स के लिए पूछते हैं। समझ आया? दैट इज़ ये 5 मार्क क्वेश्चन में आप काउंट कर सकते हो। सो बहुत बार ये 5 मार्क के लिए पूछा गया है, या तो इसको पूछते ही नहीं है एग्जाम में, या फिर इट इज़ आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स। तो हमें प्रिपेयर्ड रहना है। दिस क्वेश्चन कैन डायरेक्टली कम फॉर 5 मार्क्स, एंड बहुत स्कोरिंग है क्योंकि लिखने के लिए हमारे पास बहुत सारे हेड्स हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा सा भी लिखेंगे तो विल गेट अ गुड लेंदी आंसर। करेक्ट? तो 5 मार्क में से 4.5 मिलने के चांसेस रहेंगे। सो इसको अच्छे से याद करना है आपको, ठीक है? अभी हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं आगे। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पर हमने पीछे पढ़ा दैट रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स या 2 टाइप्स, बायोटिक एंड अबायोटिक। देखते हैं। पहला वी विल स्टडी अबाउट द बायोटिक रिसोर्सेज। दिस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक्स एक्सेट्रा। क्या बोला हुआ है यहाँ पे? दैट जो भी रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिलते हैं? बायोस्फीयर से मिलते हैं, एंड जिनके अंदर लाइफ होती है। सिंपल याद रखो कि कोई भी रिसोर्सेज जिसमें लाइफ है उसको हम क्या कहेंगे? बायोटिक रिसोर्सेज। क्या कहेंगे? बायोटिक रिसोर्सेज। एग्जाम्पल्स क्या दिए? ह्यूमन बींग्स, हम बायोटिक रिसोर्स हैं। एनिमल्स, बर्ड्स बायोटिक है। प्लांट्स बायोटिक में आते हैं। फिशरीज बायोटिक में आती है। सो ये सब में लाइफ है। किसी भी रिसोर्स में अगर लाइफ प्रेजेंट है तो वो कौन सा रिसोर्स होगा? बायोटिक रिसोर्स। कोई भी रिसोर्स जिसमें लाइफ प्रेजेंट है, दैट रिसोर्स इज कॉल्ड एज बायोटिक रिसोर्स। दूसरा आता है अबायोटिक रिसोर्स। दूसरा कौन सा आता है? अबायोटिक। ऑल दोज थिंग्स विच आर composed of non-living things are called as abiotic resource. For example, rocks and metals. So क्या बोला हुआ है यहाँ पे? That कोई भी resource जिसमें लाइफ नहीं है, या जो भी रिसोर्स नॉन लिविंग थिंग है, वो रिसोर्स किस में आएगा? अबायोटिक रिसोर्सेस में। समझ आया क्या बोला है? सो ओरिजिन के बेसिस पर रिसोर्सेज 2 पार्ट में क्लासिफाई हुए हैं। पहला बायोटिक रिसोर्स जिनमें लाइफ होती है, एग्जाम्पल एनिमल, बर्ड्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, ये सब किस में आएंगे? बायोटिक में। दूसरा अबायोटिक जिनमें लाइफ नहीं होती या जो नॉन लिविंग होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? अबायोटिक रिसोर्स। इसके एग्जाम्पल क्या है? मेटल्स, रॉक्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। सो पहला बेस अपना खत्म हुआ। दूसरा बेस आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। किसके बेसिस पर? एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर रिसोर्सेज 2 पार्ट में क्लासिफाई होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। लेट्स स्टार्ट विथ रिन्यूएबल रिसोर्स। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड फॉर और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल, solar and wind energy, water, forest and wildlife, etc. The renewable resources may further be divided into continuous और flow. Okay. So यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है? That exhaustibility के basis पर resources 2 पार्ट में classify होते हैं, renewable resource, non-renewable resource. Renewable resource कौन से resource होते हैं? जो resources
रिन्यू हो जाते हैं या रिप्रोड्यूस हो जाते हैं बाय एनी वे, कोई भी वे से या कोई भी प्रोसेस से अगर रिसोर्सेज जल्दी रिन्यू हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्स कहेंगे। क्लियर। एग्जाम्पल्स क्या है इसके, सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नेक्स्ट क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। This occurs over a very long geographical time. Minerals and fossil fuels are example of such resources. These resources take millions of years in their formation. Some of the resources like metals are recyclable and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use. So non-renewable resource क्या होते हैं, see, ऐसा नहीं है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स रिन्यू ही नहीं होते, वो लोग रिन्यू होते हैं लेकिन रिन्यू होने में बहुत टाइम लगता है। गेटिंग, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को रिन्यू होने में बहुत टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न इन्हें क्या कहा जाता है, नॉन रिन्यूएबल कहा जाता है। समझ आया क्या बोला मैंने यहाँ पे, दैट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी रिन्यू होते हैं लेकिन उनको रिन्यू होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, इसीलिए वो कौन से हेड के अंदर आ जाते हैं, नॉन रिन्यूएबल के अंदर आ जाते हैं। करेक्ट, जिन रिसोर्सेज को रिन्यू होने में इतना टाइम लगेगा तो उसको हम किस में काउंट करेंगे, दे आर काउंटेड अंडर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसके एग्जाम्पल क्या है, मेटल्स, फॉसिल फ्यूल्स, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर। अभी मेटल्स और फॉसिल फ्यूल्स में भी थोड़ा डिफरेंस है, दोनों नॉन रिन्यूएबल है, दोनों को रिन्यू होने में बहुत टाइम लगता है, बट मेटल्स को हम रिसाइकल कर सकते हैं इसीलिए वो ख़त्म नहीं होंगे जल्दी, है ना। एक बार यूज़ किया फिर उसके बाद हम वापस से उसको रीयूज़ कर सकते हैं, हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं। लेकिन जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, कोल, पेट्रोलियम, ये सब जो हुए, ये हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। समझ आया, मतलब अगर आपने कोल है तो आप उसको एक ही बार यूज़ कर सकते हो, मेटल की तरह बार बार यूज़ नहीं कर सकते। तो दोनों नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में आता है, मेटल भी नॉन रिन्यूएबल है, कोल भी नॉन रिन्यूएबल है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि मेटल कैन बी रिसाइकल्ड, कोल कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, बट दोनों के साइड में आएगा नॉन रिन्यूएबल। तो सिंपल आपको अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि जिन रिसोर्सेज को रिन्यू होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं वो रिसोर्सेज किसका वो रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होंगे, दोज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मेटल्स, फॉसिल फ्यूल्स, ये किसके एग्जाम्पल है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के। ठीक है, अब तक हम लोगों ने दो हेड्स पढ़े, पहला ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ओरिजिन के बेसिस पर बायोटिक, अबायोटिक, एंड एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। बायोटिक विच हैव लाइफ, अबायोटिक नॉन लिविंग होते हैं, रिन्यूएबल जो क्विकली रिन्यू हो जाते हैं, नॉन रिन्यूएबल जिनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं रिन्यू होने में। क्लियर। सो अब तक यहाँ ये कंप्लीट किया है हमने। नेक्स्ट आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब वो रिसोर्स पर किसकी ओनरशिप है, उस बेसिस पर रिसोर्सेस अगेन 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, ठीक है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। कितने टाइप में डिवाइडेड है, 4 टाइप्स में, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द इंडिविजुअल रिसोर्स। दिस आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली by individuals. Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue. In villages there are people with land ownership, but there are many who are landless. Urban people own plots, houses and other property. Plantation, pasture land, ponds, water in well, etc. are some of the example of रिसोर्स ओनरशिप बाय इंडिविजुअल। ओके, सो क्या बोला हुआ है यहाँ पे, इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं, सी आपका घर,
आपकी कार, आपके पास जो भी लैंड है आपका जो अपना है, वो सब किसका होगा? आपका होगा, आपकी फैमिली का होगा. दैट इज दैट हाउस, दैट कार इज ओन्ड बाय यू प्राइवेटली. ठीक है, कल को कोई आपके घर में आके नहीं बोलेगा कि ये घर मेरा है, या फिर आसपास के लोग आपके घर में आपकी परमिशन के बिना रहने नहीं आएंगे. क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज वो घर आपका है, उसके ऊपर ओनरशिप किसकी है? आपकी है. करेक्ट. सो इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दिस आर द रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल प्राइवेटली. ठीक है, आपका घर है, दैट इज योर हाउस. आपकी कम्युनिटी वाले या आपके आसपास वाले, आपके नेबर्स जो है, वो आपके घर में आपकी परमिशन के बिना नहीं आ सकते. क्यों नहीं आ सकते? बिकॉज दैट इज़ योर प्रॉपर्टी, दैट इज़ द प्रॉपर्टी विच यू ओन. तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, या ऐसे रिसोर्स को हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल रिसोर्स, जिसके ऊपर प्राइवेट इंडिविजुअल का ओनरशिप होता है. क्लियर? आपके पास प्लॉट्स है, आपके पास घर है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्स. आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है, वो भी किसका एग्जाम्पल है? दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्स. नेक्स्ट आता है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स. ना, इंडिविजुअल हमने पढ़ा, जिसके ऊपर किसकी ओनरशिप होती है? प्राइवेट इंडिविजुअल की ओनरशिप होती है, उसे हम क्या कहेंगे? इंडिविजुअल रिसोर्स. दूसरा आता है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स. These resources which are accessible to all the members of the community. Village common, grazing grounds, burial grounds, village ponds, etc. Public park, picnic spots, playground in urban areas are the facto accessible to all the people living there. So अभी नेक्स्ट हमको क्या दिया हुआ है? कम्युनिटी ओन रिसोर्स. ठीक है, अगर आप सपोज चिल्ड्रंस पार्क में खेल रहे हो, या फिर अपना GIDC ग्राउंड है, अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो आप अकेले उसको यूज़ नहीं कर सकते, या फिर आप यूज़ कर रहे हो, आप किसी को मना नहीं कर सकते यूज़ करने के लिए. क्यों नहीं मना कर सकते? बिकॉज ये सब चीज़ें जो है, दिस आर ओन्ड बाय द कम्युनिटी. समझ आया? ये सब चीज़ें किसकी है? ये किसी इंडिविजुअल की नहीं है, ये उन सब लोगों की है जो उस एरिया में रहते हैं. ओके, अगर आपके घर के बाहर की सिर्फ एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आपके घर के बाहर की पार्किंग है, तो उसको कौन यूज़ कर सकता है? आप यूज़ कर सकते हो. अगर आपके नेबर को उसे यूज़ करना है, तो उसे आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी. अगर आपने परमिशन दी तो वो यूज़ कर सकता है, नहीं दी तो वो नहीं कर सकता. करेक्ट? क्यों? क्योंकि वो आपका इंडिविजुअल रिसोर्स था, वो आप ओन करते थे. बट अगर सपोज कम्युनिटी का पार्किंग है, या सपोज हम कह सकते हैं कि ओपन पार्किंग है, तो उस पर सिर्फ आप पार्क नहीं कर सकते. कोई भी जो उस एरिया में रहता है, जो उस जगह को बिलोंग करता है, वो वहाँ पे पार्किंग कर सकता है. क्यों कर सकता है? क्योंकि वो रिसोर्स पूरे के पूरे ग्रुप का है, पूरी कम्युनिटी का है जो वहाँ पर रहती है. पिकनिक स्पॉट्स हुए, देन उसके बाद प्लेग्राउंड्स हुए, फिर उसके बाद जो पब्लिक वेल्स होते हैं, पानी के कुएँ जो होते हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है? दिस आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स. क्योंकि इन रिसोर्सेज को पूरी की पूरी कम्युनिटी यूज़ कर सकती है. पूरा का पूरे जो एरिया में लोग रहते हैं, वो सब इसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट टेकिंग योर परमिशन. तो इसे हम क्या कहेंगे? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स. तो अब तक ओनरशिप के बेसिस पर हमने दो टाइप के रिसोर्स पढ़े, इंडिविजुअल, कम्युनिटी ओन्ड. इंडिविजुअल में क्या होगा? आपकी प्राइवेट ओनरशिप होगी. एंड कम्युनिटी ओन्ड में क्या होगा? दैट विल बी ओन्ड बाय द होल ग्रुप ऑफ पीपल या होल कम्युनिटी. ठीक है, अब हमारा तीसरा रिसोर्स आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इज नेशनल रिसोर्स. टेक्निकली ऑल द रिसोर्स बिलोंग टू द नेशन. ओके, सो अगर हम टेक्निकली बात करें, अगर हम बात करें तो ये जितने भी रिसोर्सेस हैं, जितना पिकनिक स्पॉट्स हुए, या फिर पब्लिक वेल हुआ, या आपका घर भी हुआ, ये सब किसका रिसोर्स है? ये सब हमारी कंट्री का रिसोर्स है. सो मतलब एवरी रिसोर्सेज जो कंट्री की बाउंड्री के अंदर आता है, वो किसका है? नेशन का है, दैट इज़ वो कंट्री का है. सो यहाँ पर हमें वही बताया है कि अगर हम ऐसे देखें तो पूरा रिसोर्स जो है वो किसको बिलोंग करता है? कंट्री को बिलोंग करता है. तो सबके सब रिसोर्स, दैट इज़ आपका घर, हमारा घर, पब्लिक
पार्क्स जो होते हैं या पब्लिक वेल है, पिकनिक स्पॉट है, प्लेग्राउंड्स है, ये सब किसकी प्रॉपर्टी है? ये सब नेशन की प्रॉपर्टी है. तो हम कह सकते हैं कि दिस ऑल आर दी national resource. The country has legal power to acquire even private property for public good. You might have seen road, canals, railway being constructed on the field owned by some private individuals. Urban development authorities get empowered by the government to acquire land. All the minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles, that is 22.2 kilometer from the coast, termed as the territorial water and resources therein belong to the nation. अभी हमको यहाँ पे बताया है कि अगर हम ऐसे देखने जाए तो सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो किसको बिलोंग करते हैं? कंट्री को बिलोंग करते हैं, नेशन को बिलोंग करते हैं. हमारी कंट्री के पास, हमारे नेशन के पास, हमारी गवर्नमेंट के पास वो पावर्स भी है कि वो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हमसे ले सकते हैं. ठीक है, सपोज आपके पास कोई फील्ड है, कोई लैंड का टुकड़ा है, वो आपका अपना है. एंड अगर सपोज गवर्नमेंट को वहाँ से रेलवे ट्रैक पास करना है या सपोज गवर्नमेंट को वहाँ पर हाईवे बिल्ड करना है, तो गवर्नमेंट आपसे वो प्लॉट ले सकती है. द गवर्नमेंट कैन टेक दैट प्लॉट फ्रॉम यू. इतना पावर उनके पास में होता है. क्यों ले सकती है? बिकॉज एवरीथिंग दैट इज अंडर द बाउंड्रीज वो किसके पास होता है? वो किसकी प्रॉपर्टी होती है? नेशन की प्रॉपर्टी होती है, कंट्री की प्रॉपर्टी होती है. करेक्ट. इसके अलावा कंट्री के अंदर जितने भी वाटर रिसोर्सेस हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, फॉरेस्ट है, एनिमल्स है, देयर इज़ वाइल्ड लाइफ है, देन हमारा जो लैंड है, ये सब किसकी प्रॉपर्टी है? ये सब नेशन की प्रॉपर्टी है. करेक्ट. इसके अलावा वाटर अप टू 22.2 किलोमीटर, कोस्ट से 22.2 किलोमीटर तक का जो वाटर एरिया होता है वो भी किसके अंडर आता है? वो भी नेशन के अंडर आता है. समझ आया क्या बोला हुआ है यहाँ पे? दैट इज़ अगर कोई भी वाटर बॉडी स्टार्ट होती है तो वहाँ पर दैट इज़ ओशनिक वाटर जहाँ से भी स्टार्ट होगा तो कोस्ट से लेके 22.2 किलोमीटर तक वो किसका प्रॉपर्टी होगा? उस कंट्री का प्रॉपर्टी होगा. जैसे अगर हम बात करें तो हम वाटर से सराउंडेड है. अगर आप नीचे देखोगे तो इट इज़ इंडियन ओशन. तो इंडियन ओशन में भी अप टू कोस्ट से लेके 22.2 किलोमीटर तक का एरिया किसका है? हमारा एरिया है. करेक्ट. दैट कम्स अंडर द नेशंस रिसोर्स, या फिर हम कह सकते हैं अंडर द नेशनल रिसोर्स. क्लियर. उसके बाद वो प्रॉपर्टी हमारी नहीं रहती. नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल रिसोर्स. There are international institutions which regulate some resources. The oceanic resource beyond 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to the open ocean, and no individual country can utilize this without the concurrence of the international institutions. So क्या बोला हुआ है यहाँ पे? that कोई भी रिसोर्स मतलब देर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज को देखते हैं. ओशनिक एरिया स्पेशली अगर हम बोले तो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद पूरा का पूरा ओशन जो है वो किसको बिलोंग करता है? पूरे वर्ल्ड को बिलोंग करता है. एंड इसका केयर कौन लेता है? द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स. अगर किसी भी कंट्री को इन रिसोर्स को यूज़ करना है, इंटरनेशनल रिसोर्स को यूज़ करना है, तो उन्हें किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स की. बिना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स की परमिशन के कोई भी इंडिविजुअल कंट्री इन रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकती है. क्लियर. सो अब तक हम लोगों ने 4 टाइप के रिसोर्सेज इसमें पढ़े. ओनरशिप के बेसिस पर इंडिविजुअल दैट इज़ प्राइवेटली ओन्ड. फिर उसके बाद दूसरा था हमारा कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स जो पूरी कम्युनिटी एक्सेस कर सकती है, उसे हम क्या कहेंगे? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स. देन आता है नेशनल रिसोर्स. सो कंट्री की लैंड बाउंड्रीज प्लस ओशन में अप टू 12 नॉटिकल माइल्स दैट इज़ 22.2 किलोमीटर तक का जो पूरा एरिया है वो किसका है? नेशनल रिसोर्स है. नेशनल कंट्री के अंदर जो भी चीज़ें आती है, भले ही फिर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो, वो भी किसको बिलोंग करती है? नेशन को बिलोंग करती है, कंट्री को बिलोंग करती है. तो इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ नेशनल रिसोर्स. एंड लास्ट आता है इंटरनेशनल रिसोर्स. तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज को सिक्योर रखने के लिए
देर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स जो सेट किए गए हैं, बिना इनकी परमिशन के कोई भी कंट्री रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकती। इंटरनेशनल रिसोर्स में मोर स्पेसिफिकली कौन से रिसोर्स आते हैं? द ओशनिक एरिया, ये किस में काउंट होगा? इंटरनेशनल रिसोर्स में काउंट होगा। सो अब तक हमारे 3 बेस खत्म हो गए। हमारा नेक्स्ट बेस आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। करेक्ट, ये क्या दिखा रहा है अभी? टेक्नोलॉजी है या नहीं है, उसके बेसिस पर अगेन रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है। पहला पोटेंशियल रिसोर्स, ये ध्यान से सुनना। हाँ, फर्स्ट कौन सा है? पोटेंशियल रिसोर्स, रिसोर्स विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल, the western part of India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far this have not been developed properly. So क्या बोला हुआ है? पोटेंशियल रिसोर्स में हमारे पास टेक्नोलॉजी है, करेक्ट, हमारे पास जो भी मटेरियल नेचर में अवेलेबल है उसको कन्वर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है, बट ड्यू टू सम अदर रीजंस हम लोग प्रॉपर तरीके से उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके रिसोर्स को डेवलप नहीं कर पा रहे। जैसे अगर आप देखोगे तो राजस्थान एंड गुजरात का जो पार्ट है, द वेस्टर्न पार्ट, दैट इज़ राजस्थान एंड द गुजरात, यहाँ पर विंड एनर्जी ये भी एम्पल अमाउंट में है, सोलार एनर्जी भी हमारे पास एम्पल अमाउंट में है, मतलब एंड वी हैव गुड क्वांटिटी ऑफ बोथ द एनर्जीज, लेकिन हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। जितना पोटेंशियल है वहाँ पर, जितना एनर्जी वहाँ पर जनरेट हो सकता है, हम उतना एनर्जी जनरेट नहीं कर पा रहे ड्यू टू अदर फैक्टर्स। समझ आया क्या बोला हुआ है पोटेंशियल रिसोर्स में? सो पोटेंशियल रिसोर्स में हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। द विंड एनर्जी एंड द सोलार एनर्जी ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, हमारे पास वहाँ वो एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी और ये सब चीज़ें प्रोड्यूस करने का पूरा वी हैव द टेक्नोलॉजी, बट ड्यू टू अदर फैक्टर्स हम उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो इसे हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल रिसोर्स। वी हैव द टेक्नोलॉजी, हमें पता है कि हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इसे प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट आता है डेवलप्ड रिसोर्स। तो डेवलप्ड रिसोर्स क्या होते हैं? जो डे टू डे लाइफ में आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, जो डेवलप हो चुके हैं, जो कॉमन लाइफ में यूज़ में आ चुके हैं, उसे हम क्या कहेंगे? डेवलप्ड रिसोर्स। रिसोर्स विच आर सर्वेड एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी एंड द लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। डेवलप्ड रिसोर्स क्या है? जिसका सर्वे हम कर चुके हैं, क्वांटिटी क्वालिटी कैसी है वो भी हमें पता है, यूटिलाइजेशन मतलब वी हैव स्टार्टेड यूजिंग इट, एंड देन उसके बाद हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको कन्वर्ट किया जा चुका है। समझा? पोटेंशियल में टेक्नोलॉजी है बट कन्वर्ट नहीं हुए अभी तक। डेवलप्ड में टेक्नोलॉजी थी, कन्वर्ट हो चुके हैं एंड इट हैज़ बीन स्टार्टेड यूटिलाइजिंग। नेक्स्ट आता है स्टॉक। मटीरियल्स इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस आर included among the stock. For example, water is the compound of two inflammable gases, hydrogen and oxygen, which can be used as a rich source of energy. But we do not have the required technique know-how to use them for the purpose. Hence, it can be considered as the stock. Okay. अभी stock क्या होता है? There are certain materials जिनके बारे में वी नो दैट हम इसको रिसोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं आई है। ध्यान देना, एक बार वापस देखो, पोटेंशियल और स्टॉक में डिफरेंस देखो। पोटेंशियल में हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमें पता भी है हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अदर फैक्टर्स की वजह से हम यूज़ नहीं कर रहे।
स्टॉक में वी नो कि इट कैन बी यूज्ड एज रिसोर्स, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। समझे, पोटेंशियल और स्टॉक में डिफरेंस क्या होता है कि पोटेंशियल में हमारे पास टेक्नोलॉजी है, स्टॉक में हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। वी नो कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ रिसोर्स, बट कैसे करें वो नहीं पता। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि हाइड्रोजन और वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इनफ्लेमेबल गैसेस है, मतलब वाटर के अंदर देर आर इनफ्लेमेबल गैसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हम इसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, पर कैसे करें अभी तक हमें नहीं पता। सो इसे हम क्या एग्जाम्पल में ले सकते हैं, दिस कुड बी कंसिडर्ड एज द स्टॉक। समझ आया क्या बोला हुआ है यहाँ पे, दैट स्टॉक, इसमें वो मटेरियल्स आते हैं जिनके लिए हमें पता है कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बट वी डोंट नो हाउ टू यूज़ इट। दैट इज़ इन शॉर्ट वी कैन से दैट वी डोंट हैव टेक्नोलॉजी टू यूज़ देम। तो इसीलिए हमने उसको किस कैटेगरी में रखा है, स्टॉक के कैटेगरी में। क्लियर, एक बार तीनों वापस रिवाइज करेंगे। पोटेंशियल, वी हैव द टेक्नोलॉजी, वी नो हाउ टू यूज़ इट, बट हम उसको प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं कर पाए हैं। डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है, हम लोग उसको अब टेक्नोलॉजी है हमारे पास, हम उसको कन्वर्ट कर चुके हैं, हमें क्वालिटी क्वांटिटी क्या है वो सब कुछ पता है, एंड इट इज़ बीइंग यूज्ड। क्लियर। स्टॉक, वी नो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिसोर्स, हमें पता है कि इसको हम फ्यूचर में एज रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे पास अभी उसके लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी प्रेजेंट नहीं है। हो सकता है ये पता है, पर कैसे करेंगे वो नहीं पता। समझे, तो स्टॉक ये पार्ट होगा। ठीक है, लास्ट पार्ट आता है हमारा रिजर्व्स। लास्ट क्या आता है, रिजर्व्स। रिजर्व्स आर दी सबसेट ऑफ स्टॉक which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started. This can be used for meeting future requirements. River water can be used for generating the hydroelectric power, but presently it is being utilized only to a limited extent. Thus, the water in the dams, forests, etc. is reserve which can be used in the future. ओके, सो रिज़र्व क्या होता है, रिज़र्व स्टॉक का पार्ट होता है जिसके बारे में हमें पता है कि हमें इसको कैसे यूज़ करना है, लेकिन हम फुल फ्लेज पर अभी इसको यूज़ नहीं कर रहे। समझे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऊपर पढ़ा दैट वाटर इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हम उसको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पर वी डोंट हैव अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, बट उसी वाटर को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये हमें पता है, हमारे पास इसके लिए टेक्नोलॉजी भी है, बट हम इसको लार्ज स्केल पर यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि हम इसको फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हैं। ओके, कल को जब कोल ख़त्म हो जाएगा, गेटिंग, कल को अभी हमारे कंट्री में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, मेजॉरिटी जनरेट होती है विथ दैट इज़ मेजॉरिटी इज़ द थर्मल एनर्जी, दैट इज़ कोल को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। करेक्ट, वाटर को यूज़ करके भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, हमने अभी पढ़ा ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन हम उसको फुल फ्लेज में अभी यूज़ नहीं कर रहे। क्यों यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि वी आर सेविंग दिस पार्ट एज रिजर्व फॉर द फ्यूचर जनरेशन। हम क्या कर रहे हैं, इसको बचा कर रख रहे हैं ताकि फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ कर सके, क्योंकि कल को अगर कोल ख़त्म हो गया तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का कोई सोर्स होना चाहिए। सो हमने पहले से ही टेक्नोलॉजी डेवलप की है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का टर्म डेवलप किया है, टेक्नोलॉजी है, हमें पता है कि कैसे वाटर को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, हम कर भी रहे हैं, लेकिन फुल फ्लेज में नहीं कर रहे, क्योंकि हम इसको सेव कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो ये क्या है, हमारा रिजर्व। समझे, सो दिस आर दी 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ओरिजिन के बेसिस पर बायोटिक, अबायोटिक, बायोटिक क्या होंगे, विच हैव लाइफ, अबायोटिक क्या होंगे, जिनमें लाइफ नहीं है। फिर एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल जो रिन्यू हो जाते हैं इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, नॉन रिन्यूएबल जिनको रिन्यू होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, उसे हम क्या कहेंगे,
नॉन रिन्यूएबल। देन ओनरशिप के बेसिस पर इंडिविजुअल, जिसका ओनरशिप द रिसोर्सेज विच आर प्राइवेटली ओन्ड, ये किस में आएगा, इंडिविजुअल में आएगा। देन कम्युनिटी, कम्युनिटी में क्या होगा, दिस आर दी रिसोर्सेज जो ग्रुप ऑफ पीपल या एक पूरी जितने भी कम्युनिटी में मेंबर्स प्रेजेंट है वो सब यूज़ कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। देन आते हैं नेशनल रिसोर्सेज। सो अगर हम टेक्निकली देखें तो सारे रिसोर्सेज कंट्री को ही बिलोंग करते हैं, करेक्ट। सो जितने भी रिसोर्सेज कंट्री की बाउंड्री में प्रेजेंट हैं, वाटर रिसोर्सेज होने दो, फॉरेस्ट होने दो, लैंड होने दो, कुछ भी होने दो, अगर वो कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर आते हैं तो वो कौन से रिसोर्सेज होंगे, नेशनल रिसोर्सेज। प्लस ओशन में अप टू 22.2 किलोमीटर तक भी किसका पार्ट होता है, नेशन का, दैट इज कंट्री का। फिर नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। सो यूजुअली दिस आर दी ओशनिक रिसोर्सेज। इनको मैनेज करने के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं। कोई भी कंट्री बिना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के परमिशन के इन रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकती है। सो ये हमारा था ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। एंड लास्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। पहला पोटेंशियल, इसमें टेक्नोलॉजी है हमारे पास पर हम इसको फुल फ्लेज में नहीं यूज़ कर रहे ड्यू टू सम अदर रीजंस, ठीक है। डेवलप्ड, टेक्नोलॉजी है, डेवलप यूज़ होना भी स्टार्ट हो चुके हैं। स्टॉक, वी नो कि ये रिसोर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं बट अभी ह्यूमंस के पास प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नहीं है, समझ आए, वी डोंट हैव प्रॉपर नो हाउ, दैट इज़ हमको क्या करना है, कैसे करना है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, अभी तक हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसको हम किस में काउंट करेंगे, स्टॉक में। रिजर्व्स, रिजर्व्स किसका पार्ट होते हैं, स्टॉक का पार्ट होते हैं। एंड वो पार्ट होते हैं जिनके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी प्रेजेंट होती है बट हम इनको यूज़ नहीं करते क्योंकि हम इनको किसके लिए सेव कर रहे हैं, फॉर द फ्यूचर जनरेशन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया अबाउट द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सो हमें पता है कि वाटर को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करनी है, हम कर भी रहे हैं लेकिन लार्ज स्केल पर ये प्रोड्यूस नहीं हो रहा क्योंकि वी आर सेविंग दिस फॉर द फ्यूचर। क्लियर। यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ख़त्म हुए, आगे हम रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।